क्या होगा अगर आपको पता चले कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी शार्क सरफेस पे आ गई है। मेगालोडॉन जो कि 2.6 मिलियन ईयर्स पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी थी, सडनली ओशन की गहराइयों से बाहर आती है और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है। आपका काम है मेगालोडॉन को रोकना सो दैट वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। ऐसे में क्या करेंगे आप? मैं ब्रेकडाउन करने वाला हूँ सभी मिस्टेक्स और एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह आप इस डेडली शार्क को रोक सकते हैं। इन आवर टुडेज वीडियो हाउ टू बीट द मैग। ये सभी लोग ओशन की गहराइयों में फंस गए हैं और जोनस का मिशन है इन सभी को बचाना, बट उसे रियलाइज होता है कि सबमरीन में सिर्फ 9 लोग ही जिंदा बचे हैं। उसे सेलर की आवाज आती है। जोनस उसकी हेल्प करता है बट सडनली उसकी सबमरीन से कोई बड़ी चीज टकरा जाती है। जोनस खुद को शांत करता है और वो सब ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जोनस रियलाइज करता है कि और भी लोग नीचे फंसे हुए हैं, लेकिन वो सभी ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि इतनी बड़ी टक्कर की वजह से सबमरीन के हैच लॉक हो गए हैं। सभी की जान बचाने के लिए जोनस रेस्क्यू सबमरीन को डैमेज सबमरीन से डिसअटैच कर देता है और देखते ही देखते सबमरीन में ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं एक्सेप्ट जो लोग जोनस की सबमरीन में थे। ओके, मुझे लगता है कि जोनस यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि उसने बहुत सारे रेस्क्यू मिशन किए हैं और वो पहले कोलिजन से समझ जाता है कि उन सभी की जान खतरे में है। ये सभी लगभग समुद्र से 10,000 मीटर की गहराई पर हैं, जो समुद्र का डार्केस्ट जोन होता है जहाँ पर सनलाइट तक नहीं पहुँचती। डार्क जोन में जो क्रीचर्स रहते हैं वो लाइट से अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में सबमरीन की लाइट्स को ऑफ करना एक बेटर ऑप्शन था बिकॉज सबमरीन में रेडार सिस्टम होता है, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में क्या हो सकता है इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं। तो बेहतर यही होगा कि हम उनके जीवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करें। जोनस को पता था कि कोई अननोन क्रीचर उनकी सबमरीन पर अटैक कर रहा है। ऐसे में उनकी टीम को जितना जल्दी हो सके रेस्क्यू सबमरीन में आना चाहिए था, क्योंकि हम साफ देख सकते हैं कि ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह से इंजर्ड हैं, या फिर वो सभी लाइट्स को ऑफ करके उन अननोन क्रीचर्स के जाने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया और अल्टीमेटली जिन लोगों के सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी मच हायर थी वो सभी लोग मारे जाते हैं। इस इंसिडेंट को 5 साल बीत जाते हैं और अभी तक इतनी गहराई पर कोई भी नहीं गया है। मैना-1 के रिसर्च सेंटर में मॉरिस नाम के एक बिजनेसमैन ने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं सो दैट वो पता लगा सके कि ओशन के सरफेस के नीचे क्या है। रिसर्चर्स की टीम समुद्र के ऊपरी तल से 11,000 मीटर नीचे जाती है और उन्हें पता चलता है कि इतने सालों से जिसे वो समुद्र का डीपेस्ट सरफेस समझ रहे थे वो बस हाइड्रोजन सल्फाइड की एक परत है, यानी कि एक तरह का बादल जो ओशन वाटर को डीप वाटर से अलग करता है। उनकी टीम क्लाउड को क्रॉस करती है और उन्हें वहां पर एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है जो शायद ही उन्होंने कभी इससे पहले देखी थी, लेकिन वो आगे आने वाले खतरे से अनजान थे। डीप ओशन में विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो सभी लाइट्स का यूज करते हैं और उनका एक रोवर सरफेस को स्कैन करने के लिए नीचे जाता है, बट उन्हें रियलाइज होता है कि कोई बड़ी चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और जोरदार टक्कर की वजह से उनका जो सिग्नल है वो लॉस्ट हो जाता है। ओके, इस टक्कर की वजह से सबमरीन के बैलेट वाल्व्स जाम हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सबमरीन में जो वाटर ट्रैप है उसे रिलीज नहीं किया जा सकता। इट मीन्स सबमरीन को ऊपर लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए उनकी टीम डिसाइड करती है कि वो किसी ऐसे रेस्क्यूअर की हेल्प लेंगे जिसने पहले भी ऐसे खतरनाक मिशन किए हैं, लेकिन डॉक्टर मिलर उन्हें जोनस को इस मिशन पे लाने से मना करते हैं। ये वही सर्वाइवर है जिसे 5 साल पहले जोनस ने बचाया था। मॉरिस के पास बहुत सारा पैसा है बट किसी के पास भी इस खतरनाक मिशन पे जाने के लिए करेज नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि जोनस को भी इस मिशन का हिस्सा बनाएंगे। डॉक्टर मिनवे जोनस के पास जाते हैं, लेकिन जोनस ने अब डाइविंग छोड़ दी है और वो उन्हें इस मिशन के लिए साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब उसे बताया जाता है कि सबमरीन के अंदर उसकी एक्स वाइफ लॉरी और उसकी टीम है, तब वो डिसाइड करता है कि वो भी इस मिशन का हिस्सा बनेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉरी सबमरीन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो बैलेट वाल्व्स को ओपन कर सकें, लेकिन सबमरीन के स्टार्ट होते ही सबमरीन की नॉइज और लाइट से वो अननोन क्रीचर उनके ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार लॉरी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। ओके, अब टक्कर की वजह से ऑक्सीजन टैंक लीक हो रहे हैं और उनके पास अब 2 घंटे से भी कम समय है। ऐसी सिचुएशन में आपका एक गलत डिसीजन सभी लोगों की जान ले सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें मेक श्योर करना चाहिए कि सबमरीन के सभी हैच बंद हों ताकि सबमरीन में ज्यादा पानी ना भर सके, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और सबमरीन के अंदर ब्लास्ट भी हो सकता है। सुइन जो कि मरीन बायोलॉजिस्ट है डिसाइड करती है कि वो अब जोनस का इंतजार नहीं कर सकते,
इसलिए वो एक ग्लाइड लेकर डीप सी के अंदर जाती है ताकि वो उन्हें ऊपर की तरफ पुल कर सके। दूसरी तरफ जोनस का मेडिकल टेस्ट लिया जाता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो इस मिशन के लिए फिट है भी कि नहीं। डॉक्टर मिलर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि जोनस अभी भी उतना ही फिट था जितना 5 साल पहले। जोनस सबमरीन की मदद से नीचे जाता है। ये उसी तरह की सबमरीन है जो फिलहाल नीचे डूब रही है, लेकिन वो इतना तेजी से नीचे जा रहा है कि उसका ब्लड प्रेशर नीचे गिरने लगता है और इवेंचुअली उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। सुइन थर्मोक्लाइन की लेयर को क्रॉस कर लेती है जहां पर उसे लॉरी की डैमेज सबमरीन दिखाई देती है। वो उसे खींचने के लिए मैग्नेटिक हुक को फायर करती है, लेकिन तभी उसे एक जोरदार टक्कर लगती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जायंट ऑक्टोपस सुइन के ग्लाइडर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सुइन के ग्लाइडर पर इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो जस्ट ब्रेक होने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक जायंट मैग आ जाती है जो उस ऑक्टोपस को जिंदा ही खा जाती है। मैग सुइन पर भी अटैक करने वाली थी, लेकिन जोनस टाइमली उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और सुइन के पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय ऊपर जाने के, क्योंकि उसका ग्लाइडर अब डैमेज हो चुका था। ओके, ये कुछ अलग है। आपने जस्ट अभी एक मैग को देखा है जो अराउंड 20 से 25 मीटर लंबी है। ऐसी सिचुएशन में डिसीजन लेना काफ़ी टफ होता है बिकॉज आपकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से होता यह है कि आपकी बॉडी में नाइट्रोजन डिसॉल्व होने लगता है, जिसकी वजह से डिजीनेस, थिंकिंग एबिलिटी का कम होना जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस आदमी को ही देखिए, अंडर हाई प्रेशर इसका माइंड बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही प्रेशर ठीक होता है वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। जोनस अपनी सबमरीन को डैमेज सबमरीन के साथ अटैच करता है और उन्हें रेस्क्यू करने लगता है, लेकिन वो रियलाइज करता है कि मैग उनकी तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तोशी नाम का एक आदमी हैच को क्लोज कर देता है और मैग के हिट करने से पहले ही डैमेज सबमरीन की लाइट से उसे डिस्ट्रैक्ट करके सभी की जान तो बचा लेता है, लेकिन उसे अपनी लाइफ से सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तोशी एक अच्छा आदमी है, बट उसके पास सर्वाइव करने के और भी रास्ते थे, क्योंकि वो बस 1 मीटर दूर था हैच से। अगर वो चाहता तो उसे क्रॉस कर सकता था। तोशी इस आदमी से ज्यादा फिट है, इसलिए सबसे पहले तोशी को ऊपर जाना चाहिए था सो दैट ये दोनों मिलकर इस आदमी को ऊपर खींच सकें, जो कि कम्प्लीटली ओवरवेट है। और दूसरी तरफ जोनस ने फर्स्ट टाइम मैग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिसाइल्स को लॉन्च किया था। क्योंकि दोनों की सबमरीन एक जैसी थी, इसलिए अगर तोशी चाहता तो मिसाइल्स को ऑटो लॉन्च पे लगाकर मैग को डिस्ट्रैक्ट कर सकता था, लेकिन उसे इस गलती की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। ये छोटी बच्ची सुइन की डॉटर है और इसे इस रिसर्च सेंटर के चप्पे चप्पे का पता है। हाँ, इसे छोड़ के अब वो जायंट शार्क थर्मोक्लाइन की लेयर को पार करके ऊपर आ गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब तोशी की सबमरीन में ब्लास्ट हुआ था तब टेम्परेचर राइज होने की वजह से थर्मोक्लाइन की लेयर मेल्ट हो गई, जिसकी वजह से मैग के ऊपर आने का रास्ता बन गया। 20 मील दूरी पर मैग ने एक बोट के ऊपर अटैक किया है। जोनस और उसकी टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है, लेकिन बोट के सभी लोग अब मारे जा चुके थे। लेकिन मैग अपने अगले शिकार का अभी भी इंतजार कर रही है। मोरिस उन्हें कहता है कि अगर शार्क के ऊपर ट्रैकर लगा दिया जाए तो हम उसकी मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके पास बोट को लेकर जाना एक रिस्की आइडिया है क्योंकि उसने जस्ट अभी अभी एक बोट को डिस्ट्रॉय किया है। जोनस एक एरो की मदद से उसके ऊपर ट्रैकर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो शार्क के पास पहुंचता है तो शार्क पानी के अंदर चली जाती है, लेकिन जोनस किसी तरह उसके ऊपर सक्सेसफुली ट्रैकर लगा देता है। लेकिन जैसे ही जोनस को बोट की तरफ दोबारा से पुल किया जाता है तो पानी में वाइब्रेशन की वजह से शार्क जोनस के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन जोनस मेगलोडॉन के नुकीले जबड़ों से बाल बाल बच जाता है। ओके, शार्क्स पानी की हलचल से अट्रैक्ट होती हैं और अगर वो शार्क बहुत ही ज्यादा भूखी हो तो वो एग्रेसिव हो जाती है। जो एरो जोनस यूज कर रहा है उससे 100 फीट दूरी से भी शूट कर सकते हैं, लेकिन जब मैग सडनली उसके सामने अपीयर हो जाती है तो उससे सेफ डिस्टेंस करने की वजह वो सीधा ही उसके ऊपर एरो को शूट कर देता है। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर हमें जोनस को मोटर के थ्रू पुल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर मैग एक परफेक्ट टाइम का वेट कर रही थी ताकि वो इन सभी का शिकार कर सके। अब बस शार्क की बॉडी में एंडोर्फिन को इंजेक्ट करना है। एंडोर्फिन एक ऐसा पॉइजन है जो बॉडी में इंजेक्ट होते ही विक्टिम की बॉडी में एबनॉर्मल हार्ट रेट या इमोबिलिटी जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अगर इसे ज्यादा डोज में दिया गया तो ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी जान भी ले सकता है। ये सभी एक पॉलीकार्बोनेट केज का यूज करते हैं सो दैट ये खुद को सेफ रखते हुए मैग की बॉडी में एंडोर्फिन को इंजेक्ट कर सके। ट्रैप को पूरी तरह से बिछाया जा चुका है। ब्लड को स्मेल करते हुए मैग केज के पास आती है और उसे ब्रेक करने की कोशिश करती है,
बट केज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैग उसे अपने जबड़ों से खींचने लगती है। सिंस केज बोट से अटैच है, बोट भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। सुइन एंडोर्फिन को शार्क की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, लेकिन शार्क अब बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। वो टैंक को निगलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान सुइन का ऑक्सीजन मास्क टूट जाता है, जिसकी वजह से अब उसे टैंक से जल्दी निकलना होगा। लेकिन जोनस उसे टाइमली केज से बाहर निकाल लेता है। मैग उनके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अल्टीमेटली जायंट मेगाडोलॉन मारी जाती है। सभी मिलकर अपनी एक बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ी मेगाडोलॉन आती है और वो डेड मैग को बीच से खा जाती है और उनकी बोट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, ये काफ़ी ऑब्वियस है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मैग हैं, बिकॉज एक शार्क अपने वेट का 1 से 10% जितना ही फूड कंज्यूम करती है। मैग ने पहले एक जायंट ऑक्टोपस को कंज्यूम किया, फिर 2 व्हेल्स को, जो एक शार्क की भूख को शांत करने के लिए इनफ है। लेकिन जिस मैग का इन्होंने शिकार किया है वो उस समय भी खाने की तलाश में घूम रही थी। मैग के साथ दूसरे इनकाउंटर के बाद हम देखते हैं कि कुछ ही मिनटों के अंदर 20 मील दूर शिप के ऊपर अटैक हुआ था। शॉर्ट फिन माको, जो कि अर्थ की फास्टेस्ट शार्क है, की टॉप स्पीड 45 माइल्स पर आवर है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग इतनी जल्दी 20 माइल ट्रैवल करके दूसरी बोट को डिस्ट्रॉय कर दे। इसका मतलब ये हो सकता है कि थर्मोक्लाइन लेयर को क्रॉस करके 1 या फिर 2 नहीं, बल्कि बहुत सारी शार्क्स ऊपर आ गई हैं। अब सभी लोग पानी के अंदर हैं। मैग उनके ऊपर दोबारा से हमला करती है, लेकिन डॉक्टर मिलर सभी की जान बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देते हैं। डॉक्टर मिडवे इस अटैक की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन बिना मेडिकल सप्लाईज के उनकी भी इवेंचुअली मौत हो जाती है। जैक मॉरिस अनाउंस करता है कि वो मैनावन रिसर्च फैसिलिटी को बंद कर रहा है और अगले दिन रेस्क्यू शिप उन सभी को यहाँ से बाहर ले जाएगी। मॉरिस उन्हें झूठ बोलता है कि मैग के बारे में अब गवर्नमेंट को पता चल चुका है और सोल्जर्स कल उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मॉरिस का कुछ और ही प्लान है। वो मैग को अपने हाथों से मारना चाहता है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ मिलकर मैग के ऊपर बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देता है, बट उसे पता चलता है कि उसने गलती से एक व्हेल को मार दिया है। मॉरिस रियलाइज करता है कि शार्क जस्ट उसके नीचे है। बोट को स्टार्ट किया जाता है, लेकिन मॉरिस सडन इम्पैक्ट की वजह से पानी के अंदर गिर जाता है और मैग उसे जिंदा खा जाती है। ओके, पिछली बार मैग के साथ इनकाउंटर में हमें पता चला था कि बिना प्रॉपर टीम वर्क के डे लाइट में उसे हराना इम्पॉसिबल है। शार्क्स की आइज में टैप्टम लूसिडम नाम की एक लेयर होती है जो उन्हें रात में शिकार करने में हेल्प करती है, और अगर वो शार्क एक मैग है तो बेहतर यही है कि हम उससे दूर रहें। मॉरिस के टीममेट्स उसे पीछे छोड़ देते हैं और यहाँ तक कि वो उसे पीछे मुड़कर देखते भी नहीं। अगर वो लोग थोड़ा सा भी अवेयर होते तो यहाँ पर मॉरिस की जान बच सकती थी। दूसरी तरफ मॉरिस भी उस डेड व्हेल के ऊपर चढ़ जाता है ताकि वो डूबने से खुद को बचा सके, लेकिन वो इस फैक्ट को इग्नोर कर देता है कि शार्क ब्लड से अट्रैक्ट होती हैं। अगर वो मैग का नहीं तो ओशन की दूसरी शार्क्स का शिकार तो बन ही जाता। ये बच्चा बीच पर स्विमिंग करने की परमिशन मांग रहा है, लेकिन शायद इसे पता नहीं है कि ये उसकी आखिरी स्विमिंग हो सकती है, क्योंकि मैग अब उन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ रही है। बीच पर स्विमिंग कर रहे लोगों को रियलाइज होता है कि उनके बीच में एक शार्क है। सभी लोग सरफेस की ओर भागने लगते हैं। इससे पहले वो बीच के सभी लोगों को मार पाती, उसे व्हेल की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके लिए एक ट्रैप था। मैग उस साउंड को फॉलो करती है और बीच से दूर चली जाती है, लेकिन मैग शिप के इतने ज्यादा पास आ जाती है कि जोनस उसके ऊपर मिसाइल से फायर नहीं कर सकता था, क्योंकि उससे शिप भी डैमेज हो सकती है। मैग उनके ग्लाइडर्स को चेस करती है। जोनस उसके ऊपर मिसाइल से फायर करता है, लेकिन इसकी वजह से कई सारे हेलीकॉप्टर्स उनकी शिप को घेर लेते हैं। हेलीकॉप्टर पायलट्स नीचे देखने में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो अपने ठीक सामने उड़ रहे हेलीकॉप्टर को नहीं देख पाते और एक दूसरे से कोलाइड कर जाते हैं, जिसकी वजह से एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर डायरेक्टली शिप से टकराता है और वो शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक लंबी चेस के दौरान जोनस का ग्लाइडर डैमेज हो जाता है और शार्क अब डैमेज शिप की ओर मूव कर चुकी है। इससे पहले मैग उन तक पहुंच पाती, जोनस ग्लाइडर के ब्लेड से शार्क की बॉडी को काट देता है, लेकिन मैग उसके ग्लाइडर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। लेकिन इससे पहले मैग उसे मार पाती, जोनस एंडोर्फिन को उसकी आइज के थ्रू इंजेक्ट कर देता है और फाइनली मैग मारी जाती है। सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी शार्क्स उसकी बॉडी को खाने लगती हैं।
माइट बी पॉसिबल कि अभी भी ओशन के अंदर बहुत सारी मेगालोडॉन हो, क्योंकि जब थर्मोक्लाइन लेयर पे एक्सप्लोजन हुआ था तो डीप सी क्रीचर्स के लिए ऊपर आने के लिए एक पाथवे बन गया था। लेकिन फिलहाल वो लेयर फिर से ठीक हो गई है और शायद अभी के लिए यही हैप्पी एंडिंग है। आपको क्या लगता है, अगर आपके सामने एक 25 मीटर बड़ी मैग होती तो आप किस तरह के फैसले लेते? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में।